हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2 एंड इसके जो है अराउंड 8 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9। तो इस बुक में हम जो है हमारी मध्यकालीन हिस्ट्री दैट इज द मिडिवल हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ रहे हैं एंड उसमें जो है डिफरेंट जितने भी रूलर्स यहाँ पे आए थे उनके बारे में पढ़ा है, आर्किटेक्चर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो कल्चर्स हैं यहाँ पे किस तरह से चेंज होता है, सोसाइटी किस तरह से चेंज होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रीजनल कल्चर्स। मीन जो है जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है राइट वो एक डाइवर्स कंट्री है राइट हर तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, मीन डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रहते हैं एंड उनके यहाँ पे अगर बात करें कल्चर थोड़ा सा वो डिफरेंट रहता है। अगर हम कुछ किलोमीटर यहाँ पे जो है कि एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया पे जाए तो वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो कई ऐसे भी कल्चर हैं, कई ऐसी भी चीज़ें हैं या फिर ऐसे भी ट्रेडिशन है वो मोर देन वन रीजन्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो डिफरेंट रीजनल कल्चर्स हैं राइट, डिफरेंट रीजन के जो कल्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग तरह के कल्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द मिडिवल हिस्ट्री राइट। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज आर्टिकल स्टोरी जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। So let's start the chapter number 9 that is the making of the regional cultures कि जो regional cultures जो है वो medieval history में किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आज की भी बात करें, प्रेजेंट डे की भी अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हमें किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है, मीन किसी दूसरे पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये बोलते कि वो पंजाबी है राइट या फिर जो है वो एक तरह से कौन सी लैंग्वेज बोलता है या फिर कौन से एरिया से वो बिलोंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि वो पंजाबी है तो पंजाबी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो है वो पंजाब एरिया से बिलोंग करता है, या फिर दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि वो पंजाबी लैंग्वेज बोलता है। सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ द डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन द टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। मीन जो कौन सी लैंग्वेज कोई पर्सन यहाँ पे बोलता है वो एक तरीका हमारा हो सकता है किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने का। ऐसा हम जो है आज भी करते हैं। सो व्हेन वी रेफर टू अ पर्सन एज अ तमिल या फिर ओरिया की अगर हम बात करें कि कोई पर्सन जो है वो तमिल है या फिर ओरिया है, तो इसका मतलब ये है डैट कि वो जो है तमिल या फिर ओरिया लैंग्वेज जो है वो बोलता है या फिर तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में वो रह रहा है। तो हर रीजन जो होता है, हर रीजन हमारी कंट्री का जो है उसका डिस्टिंक्टिव काइंड के फूड्स होते हैं, कपड़े होते हैं, पोइट्री है, डांस है, म्यूजिक एंड पेंटिंग है। हर जो है डाइवर्सिटी हमें हर चीज में देखने को मिलेगी अलग अलग रीजन्स में। बट कई बार हम इन आइडेंटिटीज को जो है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड हम ये बोलते हैं कि ये काफी लंबे समय से एग्जिस्ट करती हैं। हाउएवर ये जो फ्रंटियर्स है ना हमारे डिफरेंट रीजन्स के, जो हमारी कंट्री में डिफरेंट रीजन्स बने हैं, इसके जो फ्रंटियर्स होते हैं या फिर इसकी जो बाउंड्रीज होती है ना, ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है। ये शुरू से ही ऐसे नहीं थे, ये धीरे धीरे ये अलग अलग रीजन्स जो है इनकी बाउंड्रीज यहाँ पे सेट हुई थी राइट। एंड इनफैक्ट जो है ये बाउंड्रीज आज भी चेंज हो रही हैं, तो हमें जो है इन चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। As what we understand as the regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing the local tradition with the idea from the other part of subcontinent। तो ये जो regional cultures है ना जिसकी आज हम यहाँ पे बात करते हैं, हम मोस्टली हम यही बोलते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है, सपोज कोई भी तमिल रीजन है राइट, वहां पे जो है उनके कुछ लोकल ट्रेडिशंस रहे होंगे, तो ओवर द टाइम जो कुछ और भी लोग जो है तमिल एरिया में, तमिलनाडु एरिया में जो है वो आके रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके भी ट्रेडिशंस जो है वो यहाँ पे इंटरमिंगल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ का जो तमिलनाडु का लोकल ट्रेडिशन है वो इवॉल्व हुआ है। तो हमें जो हम ये देख सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। So as we will see some traditions appear specific to the some regions, तो कुछ ऐसे ट्रेडिशन है जो कि किसी एक ही पर्टिकुलर रीजन तक यहाँ पे सीमित होते हैं, बट कुछ ऐसे भी ट्रेडिशन होते हैं जो कि दूसरे रीजन्स में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, राइट। तो अलग अलग जो रीजन्स है वो किस चीज़ की वजह से यहाँ पे जाने जाते हैं, वहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पेनिनसुला इंडिया की, तो यहाँ पे चेरास की बात कर लेते हैं। चेरास जो कि सबसे फेमस किंगडम था, तो उनके अंडर जो मलयालम लैंग्वेज है वो किस तरह से यहाँ पे डेवलप हुई थी। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज एंड रीजन के बीच में जो एक कनेक्शन होता है ना, उसके बारे में देखेंगे, वो किस तरह से डेवलप होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन के बीच में कनेक्शन होता है, जैसे मैंने तमिल, ओरिया एंड पंजाबी का आपको एग्जांपल दिया था। तो वैसे ही लैंग्वेज एंड रीजन जो है वो किस तरह से डेवलप होता है, वो कनेक्शन हम देखेंगे। तो जो चेरा किंगडम है ना यहाँ पे पेनिनसुला में, राइट, महोदयपुरम का, तो ये 9th सेंचुरी में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। ये जो किंगडम है, साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारा पेनिनसुला का, जिसे प्रेजेंट डे केरला भी बोला जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो मलयालम लैंग्वेज है वो बोली जाती थी, शुरू से ही जो है बोली जाती थी, एंड अभी भी जो है वहाँ पे बोली जाती है। तो जो चेरा रूलर्स थे, उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को एंड उनकी जो स्क्रिप्ट है मलयालम लैंग्वेज की, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो भी इंस्क्रिप्शंस चेरा किंगडम यहाँ पे लिखा करते थे, जो भी इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं उसके बारे में हमने जो है अपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था। तो अगर आपको उसके बारे में जाना है तो आप मेरी जो है प्रीवियस जो कोर्स है, राइट, एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके बारे में पढ़ सकते हो, राइट। तो रूलर्स जो है, राइट, उन्होंने यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज जो है या फिर जो स्क्रिप्ट है मलयालम की, वो यहाँ पे यूज करनी स्टार्ट कर दी थी अपनी इंस्क्रिप्शंस में। जो भी ऑर्डर्स उन्होंने यहाँ पे देने होते थे या फिर कुछ भी चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड करनी होती थी पिलर्स के ऊपर या फिर दीवारों के ऊपर इंस्क्रिप्शंस में, तो उसमें मलयालम लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं। सो इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे पहला एग्जाम्पल है कि किसी पर्सन ने यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का यूज़ किया है अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को जो है यहाँ पे नोट डाउन करवाने के लिए। अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में किसी पहला रूलर है, वो जो चेरा रूलर्स हैं वो पहले रूलर है जिन्होंने जो है किसी रीजनल लैंग्वेज का यूज किया है अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए। तो ये भी चीज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो एट द सेम टाइम द चेरास जो है वो कुछ जो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को भी जो है ड्रॉ करते हैं। मलयालम को तो यहाँ पे वो काफ़ी डेवलप करवा रहे थे, इंस्क्रिप्शंस जो है वो मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी। दूसरी तरफ जो है सांस्कृतिक जो ट्रेडिशंस है उसे भी साथ में लेके चलते हैं। जो टेम्पल थिएटर है केरला का, जो कि आज भी फेमस है, तो विच इज ट्रेस टू दिस पीरियड, जो इस पीरियड से बिलोंग करता है, मीन जो है चेरा किंगडम के पीरियड से बिलोंग करता है। तो बोरोड स्टोरीज फ्रॉम दिस संस्कृत एपिक्स, राइट। तो यहाँ पे केरला में जो टेम्पल थिएटर होते हैं ना, वहाँ पे जो भी कहानियाँ दिखाई जाती हैं, स्टोरीज दिखाई जाती हैं, वो कहाँ से बोरो की जाती हैं, जो भी संस्कृत एपिक्स हमारे पास अवेलेबल है वहीं से जो है वो बोरो की जाती हैं। सो जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क था जो कि मलयालम में लिखा गया था, इट डेटेड बैक टू द 12th सेंचुरी। सो ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क है मलयालम का, राइट, इट डेटेड बैक टू अबाउट द 12th सेंचुरी। तो वो कहाँ से लिया गया था, वो डायरेक्टली जो है संस्कृत लैंग्वेज का कोई एपिक था वहीं से उठाया गया था एंड उसे जो है कन्वर्ट किया गया था मलयालम लैंग्वेज में। एंड इंटरेस्टिंगली एक 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है लीलाती कालम, जो कि ग्रामर एंड पोएटिक्स के साथ डील करता है। एंड ये ऐसा बोला जाता है कि संस्कृत एंड जो रीजनल लैंग्वेज है ना यहाँ पे मलयालम, दोनों का वो मिक्सचर है। तो इस तरह से संस्कृत एंड मलयालम लैंग्वेज जो है वो चेरा किंगडम के अंडर जो है वो काफी ज्यादा डेवलप होती है, राइट। सो नेक्स्ट, ये तो हमने बात की थी यहाँ पे रीजन एंड एक लैंग्वेज जो होती है उसके बीच में भी कनेक्शन होता है। दूसरा अब जो है रूलर्स का जो है ना यहाँ पे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं उसके साथ भी जो है एक कनेक्शन देखने को मिलता है। हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे जगन्नाथ कल्ट का ओडिशा में पुरी में, राइट। पुरी की जगन्नाथ यात्रा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। तो इन द अदर रीजन्स, दूसरे रीजन्स में यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो रीजनल कल्चर्स थे वो रिलीजियस ट्रेडिशंस के आसपास जो है वो ग्रो हो रहे थे। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली जो कि जिसे बोला जाता है कि ही इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो है लॉर्ड विष्णु का ये नाम है जगन्नाथ।
पूरी ओडिशा में जो है ये कल्ट फेमस है। तो टू डेट जो लोकल ट्राइबल पीपल थे उन्होंने क्या किया था कि लकड़ी की इमेजेस जो होती हैं भगवान की वो यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर दी थी। एंड जो ये सजेस्ट करता है, क्योंकि ट्राइबल लोगों ने बनानी स्टार्ट की थी, तो ये सजेस्ट करता है कि ये लोकल गॉड की ही जो है ये इमेजेस है, लोकल गॉड ही है, मीन जो है जस्ट किसी एरिया तक ही सीमित है। एंड बाद में जो है ऐसा बोला गया था कि वो विष्णु के ही अवतार हैं। तो 12th सेंचुरी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे गंगा डायनेस्टी के ओडिशा में, जिनका नाम था अनंत वर्मन। सो ही डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल। तो उन्होंने जो है डिसाइड किया, पहले जस्ट एक ट्राइब ही जो है वो अपनी गॉड की जो है वुड की इमेज वो बनाया करती थी, बट बाद में जो है गंगा डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे अनंत वर्मन, वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक टेम्पल यहाँ पे बनाऊंगा फॉर द पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी में। एंड सब्सिक्वेंटली 1230 में किंग अनंगा भीमा ट्री डेडिकेटेड हिज किंगडम। तो जो उसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर यहाँ पे आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैं अपना किंगडम जो है, अपना राज जो है वो भगवान को ही डेडिकेट कर रहा हूँ। एंड ये प्रोक्लेम करता हूँ कि मैं भगवान के बिहाफ पे यहाँ पे रूल कर रहा हूँ, कि मैं भगवान का डिप्टी हूँ। मीन जो है भगवान का नाम यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रूलर्स को पता है कि जो आम लोग हैं वो भगवान में काफी विश्वास करते हैं। तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए वो ऐसा करते हैं कि मैं भगवान के बिहाफ पे यहाँ पे रूल कर रहा हूँ एंड अपने किंगडम को जो है डेडिकेट कर रहा हूँ टू दी डाइटी। सो अब जो है ये टेम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए, पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता है, लोग यहाँ पे दूर दूर से आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो अथॉरिटी होती है ना सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स में, वो भी बढ़ जाती है। तो जो भी पर्सन यहाँ पे उड़ीसा को कंकर करने के लिए आता था, चाहे मुगल्स हो, मराठाज हो या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, तो वो जो है इस टेम्पल का कंट्रोल लेने की जो है कोशिश किया करते थे। तो वो ये बोलते थे डैड कि जो है जब तक जो है वो इस टेम्पल का कंट्रोल नहीं लेंगे तब तक जो लोकल पीपल है वो भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो वहां पे जाके वो सेवा करना चाहते थे, भगवान की डायटी की जो सेवा करना चाहते थे, सो डैट के जो लोकल पीपल है इन रूलर्स का जो रूल है वो एक्सेप्ट कर लें। सो नेक्स्ट जो है अलग रीजन की बात करेंगे। अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो वहां पे ऐसा बोला जाता है मोस्टली कि राजस्थान में मोस्टली राजपूत ही रहते हैं। एंड राजपूत के साथ जो है एक नोशन जुड़ा हुआ है, एक ट्रेडिशन यहाँ पे जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते थे ट्रेडिशन ऑफ द हीरोइज्म, राइट। जो एक वीर होते हैं ना काफी ज्यादा, जो मीन एक वीर पर्सन होता है वो जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो नीडर पर्सन जिसे हम बोलते हैं। तो 19th सेंचुरी में द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान, राइट, जो मोस्टली एरिया है ना अभी प्रेजेंट का राजस्थान का, तो वहां की बात करते हैं। तो उस रीजन को 19th सेंचुरी में क्या बोला जाता है? 19th सेंचुरी में जो है राजपूताना बोला गया था बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। राजस्थान को जो है 19th सेंचुरी में राजपूताना बोला जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड ये हमें क्या सजेस्ट करता है, जो राजपूताना वर्ड है वो ये सजेस्ट करता है डैट कि ये जो एरिया है वहां पे मोस्टली जो है राजपूत सी रहते होंगे, डेट इज वाई ब्रिटिशर्स ने जो है इसका नाम राजपूताना रख दिया था। बट ये जो सच नहीं है ऐसा कुछ भी, ये जो है पार्टली ट्रू है कि वहां पे ओनली राजपूत सी रहते थे। जो राजपूत हैं वो राजस्थान में भी रहते थे एंड उसके आसपास के और भी कई सारे एरियाज वहां पे भी रहते थे, जैसे कि नॉर्दर्न या फिर सेंट्रल इंडिया में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ और भी लोग थे जो कि राजस्थान में रहते थे, दूसरे कास्ट के जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे। बट हाउएवर जो राजपूत थे वो ज्यादा फेमस थे यहाँ पे, अपनी जो है हीरोइज्म की वजह से जो है वो ज्यादा फेमस थे। एंड वो ज्यादा यहाँ पे राजपूत भी रहते थे, बट ऐसा नहीं कि वो वहीं तक ही सीमित थे, राइट। सो राजपूत आर ऑफर रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ द राजस्थान। एंड ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान का जो एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है उसमें राजपूत का जो है काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो क्या होता है कि जो आइडियल्स हैं राजपूत्स के एंड जो एस्पायरेशंस हैं उसके साथ जो है इसे जोड़ा जाता है, जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। तो क्या था यहाँ पे कि फ्रॉम अबाउट 8th सेंचुरी से लेके मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट जो स्टेट है राजस्थान का, वहाँ पे राजपूत फैमिलीज ही हुआ करती थी। वहाँ के जो रूलर्स थे ना 8th सेंचुरी से ही अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है राजपूत फैमिलीज के ही रूलर्स हुआ करते थे। सबसे फेमस थे पृथ्वीराज, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। एंड एक तरह से दीज रूलर्स चेरिश द आइडल ऑफ द हीरो
हु फाउट वेलेंटली, जो कि काफी निडरता से यहाँ पे लड़ते थे, मीन जो इन्हें हीरो बोला जाता था, अपने हीरोइज्म की वजह से ये काफी फेमस थे। एंड इवन जो है ये हार को जो है एक तरह से स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये बोलते थे कि हम बैटलफील्ड में मर जाएंगे बट हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्टोरीज जो है ना राजपूत हीरोज की, वो यहाँ पे पोएम्स में एंड सॉन्ग्स में भी जो है आप देख सकते हो, जो कि इन्हें डेडिकेट की गई हैं। एंड जब कभी भी किसी भी सैनिक को यहाँ पे ट्रेन करना होता है ना, तो उस समय में पोएम्स एंड सॉन्ग्स जो होती हैं ना, जो राजपूत के हीरोइज्म की, वो उन्हें सिखाई जाती हैं, उन्हें सुनाई जाती है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। एंड इनकी जो पोएम्स हैं वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी यूज की जाती हैं। सो ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो इन स्टोरीज से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। एंड इन स्टोरीज में जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशंस को भी दिखाया गया है। एक तरह से जो अलग तरह के इमोशंस जो होते हैं वो इन स्टोरीज में आप देख सकते हो। इन राजपूत रूलर्स के लिए लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलोर, एंगर, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें देख सकते हो। ये सारे फीचर्स जो है आप इन राजपूत रूलर्स में देख सकते हो, राइट। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये जो स्टोरीज हैं जो यहाँ पे बनाई गई हैं इन राजपूत हीरोज के लिए, उसमें वुमेन को कोई जगह मिली है या नहीं मिली है? तो सम टाइम जो राइटर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जो वुमेन थी एक्चुअल में वही जो है कन्फ्लिक्ट का मेन कारण थी, उन्हीं के वजह से यहाँ पे जो है युद्ध हुए थे, उन्हें बचाने के लिए या फिर उन्हें जीतने के लिए। एंड हाउएवर वुमेन जो है वो भी एक तरह से उन्हें डिपिक्ट किया गया है कि वो अपने जो हीरोइक हस्बैंड्स होते हैं ना, उन्हें वो फॉलो कर रही हैं, बोथ लाइफ में भी जो है उनका साथ दे रही हैं एंड डेथ में भी जो है उनका साथ दे रही हैं। जब कभी भी एक तरह से उनके पति की यहाँ पे डेथ हो जाती थी, तो सती प्रथा जो है वो यहाँ पे फेमस थी, तो उसकी जो विडो है वो भी जो है उसी आग में अपने आप को जला लेती थी। सो नेक्स्ट जो है कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें जुड़ी हुई हैं रीजनल कल्चर्स के साथ, बियॉन्ड द रीजनल फ्रंटियर्स। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित रहते हैं, बट कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जो कि एक रीजन में नहीं होते, वो जो है कई सारे रीजन्स पे जो है वो फैले होते हैं। तो हम बात करेंगे बियॉन्ड द रीजनल फ्रंटियर्स, जो है रीजनल फ्रंटियर से बाहर भी कई सारी चीज़ें हैं। तो उसमें हम बात करेंगे अबाउट द स्टोरी ऑफ कथक। कथक जो कि एक क्लासिकल डांस है, तो इसकी स्टोरी के बारे में देखेंगे। ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक सीमित नहीं है, ये जो है दूसरे रीजन्स में भी जो है इसे जो है फॉलो किया जाता है। सो लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म कथक, जो कि एक तरह से नॉर्थ इंडिया के कई सारे पार्ट्स में जो है ये एसोसिएटेड है। तो जो टर्म है ना कथक, ये जो कहाँ से डिराइव हुई थी, एक वर्ड है कथा। कथा का मतलब होता है स्टोरी, राइट। तो स्टोरी जो होती है उसका उसे संस्कृत में जो है कथा भी बोल दिया जाता है, तो वहां से इसका नाम जो है वो कथक पड़ा था। एंड द कथक्स जो है देवर ओरिजिनली, जो कथक सेमी जो इसे परफॉर्म करते हैं, इस डांस को परफॉर्म करते हैं, देवर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ द स्टोरी टेलर्स। जो स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे पहले एंशिएंट समय में, तो वो क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाके जो है वो स्टोरीज जो होती वो सुनाया करते थे, या फिर जो खबरी होते हैं ना, जैसे मीन एक गांव की जो न्यूज़ है वो दूसरे गांव में जाके सुनाया करते थे, एक्चुअल में वो उनका काम हुआ करता था। तो बाद में जो है इन्होंने स्टोरी को डांस के थ्रू जो है डिपिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। हु इम्बेलिश देयर परफॉर्मेंस विद दी गेस्चर्स एंड दी सॉन्ग्स। तो है कई सारे गेस्चर्स जो होते, फेस गेस्चर्स हो गए, हैंड गेस्चर्स हो गए, जिस तरह से इस तरह से करते हैं, राइट। तो कई सारे जो है गेस्चर्स होते हैं, हैंड्स के, फेस के गेस्चर्स होते हैं, तो उसके थ्रू या फिर सॉन्ग्स के थ्रू जो है ये स्टोरीज यहाँ पे सुनाते हैं। पहले ये नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स थे वहाँ पे जो है स्टोरीज जो है ये डांस के थ्रू डिपिक्ट किया करते थे। तो बाद में क्या होता है, कथक जो है जब भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होती है ना अराउंड 15th एंड 16th सेंचुरी में, उस समय में जो है कथक भी जो है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो है डिस्टिंक्ट मोड जो होते हैं डांस के, वो यहाँ पे इवॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो राधा कृष्णा की जो स्टोरीज हैं वो यहाँ पे डिपिक्ट की जाती हैं। तो राधा कृष्ण जो है वो भक्ति मूवमेंट के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, मीन भगवान को याद करते हैं लोग, तो उन्हीं की जो स्टोरीज होती है ना वो अब कथक के थ्रू जो है वो दिखाई जाती थी, राइट। उन्हें जो है इनेक्ट किया जाता था इन दी फोक प्लेस। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे जो है रासलीला बोला जाता है, जब राधा कृष्ण की जो लेजेंड्स की जो स्टोरीज है वो यहाँ पे डांस के थ्रू डिपिक्ट की जाती हैं, डेट इज नोन एज दी रासलीला। सो
देन उसके बाद में जो है मुगल एम्परर्स के अंडर, देन उनके नोबल्स के अंडर जो कथक है राइट, वो यहाँ पे कोर्ट में भी परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसमें जो है कई सारे और भी फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं एंड एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल जो होता है ना डांस का, वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। एंड ये वाली जो फॉर्म है जो कि मुगल एम्परर्स के अंडर यहाँ पे डेवलप हुई थी, वो आज भी यहाँ पे यूज की जाती है, उसे परफॉर्म किया जाता है। एंड सब्सिक्वेंटली कथक जो है राइट, इसकी मेन फॉर्म तो यहाँ पे थी राइट, जो डेवलप हो रही थी, उसके अंडर जो है और भी कई सारी इसकी फॉर्म्स जो होती हैं, कई सारे ट्रेडिशंस जो होते हैं, जिसे हम घरानास बोल सकते हैं राइट, घरानास बोल सकते हैं। मीन जो कथक होगी इसकी जो मेन फॉर्म होती है ना, तो उसमें जो है कुछ अपने फीचर्स ऐड कर दिए थे किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों ने, तो ये जो है एक अलग फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे कुछ दूसरे लखनऊ में भी जो है ऐसा ही किया था, जो मेन फॉर्म होती है कथक की, उसमें जो है अपने कुछ लोकल फीचर्स को ऐड करके एक अलग फॉर्म इसकी यहाँ पे बना दी थी। तो इसके जो है इस तरह से टू ट्रेडिशंस या फिर जिसे घरानास भी बोला जाता है, वो यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, एक राजस्थान में, दूसरा यहाँ पे लखनऊ में राइट। तो अवध के जो लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, तो उनके अंडर जो है ये एक मेजर आर्ट फॉर्म के तौर पे जो है ये काफी ज्यादा ग्रो हुई थी। तो ये चीजें जो है ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके जो आपको नोट्स बनाने हैं। सो बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, तो एक तरह से जो है ये ओनली 2 रीजन तक ही सीमित नहीं रहती है, राजस्थान या फिर लखनऊ तक ये सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज है ना, जैसे पंजाब हो गया प्रेजेंट डे का, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, वहां पे भी जो है इसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो इस डांस के जो है मेन फीचर्स पता क्या रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कथक के बारे में जो है काफी बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्लासिकल डांसेस जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे तो जस्ट हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं एंड उसके चैप्टर वाइज उसे कवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जस्ट कथक के बारे में ही बताया हुआ है, डेट इज वाई जो है मैं कथक तक ही जो है आपको बताऊंगी। हाउएवर जो है क्लासिकल डांसेस के लिए मैं एक अलग सीरीज जो है वो लेके आऊंगी आपके लिए, ओके, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी इसमें से पूछती है क्लासिकल डांसेस से राइट। क्लासिकल डांसेस जितने कौन कौन से हैं एंड उनके फीचर्स क्या हैं, उसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। तो क्या था, एम्फेसिस वाज लेड ऑन द इंट्रिकेट एंड द रैपिड फुटवर्क। जो फुटवर्क होता है ना इसका, जो पैर होते हैं वो काफी रैपिडली यहाँ पे मूव किए जाते हैं। कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं वो काफी इलेबोरेट होते हैं, बड़े होते हैं एंड इवन जो है स्टोरीज को यहाँ पे इनेक्ट किया जाता है। तो ये मेन इनके हम बोल सकते हैं कि फीचर्स हैं राइट। एंड बट जो ब्रिटिशर्स थे वो कथक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे 19th एंड 20th सेंचुरी में। उनके अंडर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे ये डिक्लाइन होता है, बट ये फिर भी जो है सर्वाइव कर जाता है। However, it survived and continued to be performed by the courtesans। जो courtesans थे वो इसे परफॉर्म करते रहते हैं। एंड बाद में जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में यहाँ पे जो है कुछ डिफरेंट 6 क्लासिकल डांस फॉर्म जो होती है ना, वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज की गई थी। उसमें से एक डांस फॉर्म जो है वो ये भी है। तो कथक के अलावा कुछ और जो डांस फॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है, जो आपको पढ़नी है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम हो गया, ये तमिलनाडु में फेमस है एंड इनके जो रीजन्स होते हैं ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कथकली हो गया केरला में, ओडिसी जो है ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी जो है मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। ये अदर 5 फॉर्म्स है एंड एक जो है आपकी वो कथक बन जाती है। तो टोटल 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं आपकी, जो आपको यहाँ पे पढ़नी है राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो कुछ और भी एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रीजनल कल्चर्स के कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन whenever I upload a new video। and if you have any doubt, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका जो है जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी या फिर वीडियो के थ्रू जो है मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।